जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का। सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, और बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, शांति, संघर्ष और शांति निर्माण। इस चैप्टर में आज हम पढ़ते हैं कि संघर्ष समाधान क्या है। इससे पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को देखिए, तब जाके ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। ये आपकी बुक का दूसरा चैप्टर होने वाला है, यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम पहले ही ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस पूरी बुक के इसी प्रकार से पीडीएफ के नोट्स और पूरी वीडियो 8 से 10 वीडियो होने वाली है पूरी बुक की। जी हाँ, पूरी बुक की, जिसमें हम पूरी बुक को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है संघर्ष समाधान। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का अर्थ क्या है, संघर्ष के प्रकार क्या है, नकारात्मक संघर्ष कौन से हैं, सकारात्मक कौन से हैं, और संघर्ष को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है ना। तो आज हम उससे आगे का पढ़ते हैं। इस चैप्टर का है संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन और संघर्ष प्रबंधन। अक्सर देखा गया है कि इसके ऊपर नोट्स या फिर लॉन्ग एक आंसर आता है इस चैप्टर से। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना है कि संघर्ष का अर्थ क्या होता है, संघर्ष किसे कहा जाता है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो संघर्ष होता है ना भाई, संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है। संघर्ष उस उत्पन्न होने का मेन बेसिक कारण क्या होता है कि जब लोगों की बेसिक नीड फुलफिल नहीं होती, जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जब लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो लोगों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, हम जो है समाज में रहते हैं, जब समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक साथ रहते हैं और उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो संघर्ष होना लाजमी है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि संघर्ष क्यों होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि संघर्ष का मेन कारण है बुनियादी ज़रूरतों का पूरा ना होना। जी हाँ, जब लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होएगी तो संघर्ष उत्पन्न होना ही होना है। अगर आपके क्षेत्र में खाने की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, या सुरक्षा की कमी हो जाए, या आपके साथ भेदभाव किया जाए, तो डेफिनेटली आप भी संघर्ष करोगे सरकार के साथ या उनके साथ जिनके पास ये सब चीज़ें हैं। तो बुनियादी ज़रूरतें कौन सी होती है? बुनियादी ज़रूरतें होती है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, भोजन है, पानी है, घर है, आश्रय, सुरक्षा, आत्मसम्मान, भेदभाव ना किया जाना, आवश्यकताओं का पूरा ना होना। अगर ये सब चीज़ें नहीं होएगी मानव के जीवन में, तो संघर्ष होना लाजमी है, वाद विवाद होता ही है। अब यहाँ पे बताया हुआ है, जब बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होएगी, जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होएगी, तो वो संघर्ष होना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 4 प्रकार के संघर्ष का उल्लेख किया गया है कि संघर्ष के 4 प्रकार हैं। जैसे अत व्यक्तिगत संघर्ष, अंतर व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्ति समूह संघर्ष या अंतर समूह संघर्ष। तो अत व्यक्तिगत संघर्ष क्या होता है कि भाई जब व्यक्ति का खुद से संघर्ष होता है, उसके मतलब कि व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन उसका मन जो है, मन उसके लिए बार बार सोचता है कि भाई मैं ये करूँगा तो मेरी फैमिली क्या रिस्पॉन्स करेगी, समाज क्या रिस्पॉन्स करेगा। ये पूरे चारों पॉइंट में इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर करा चुका हूँ। अंतर व्यक्ति है कि 2 व्यक्तियों के बीच में हो गया, व्यक्ति समूह में होता है कि भाई 2 व्यक्तियों के समूह में हो गया, इसमें समूह कुछ भी हो सकता है। अंतर समूह में कि समूह के अंदर ही हो गया। तो ये मैं आपको पहले 4 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हम आगे बात करते हैं भाई संघर्ष समाधान। इस चैप्टर का नाम है संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन और संघर्ष प्रबंधन। तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आना है। जब हम संघर्ष समाधान की बात करते हैं तो जो संघर्ष होता है, जो वाद विवाद होता है, वो क्यों उत्पन्न होता है। हमें पता है कि वाद विवाद संघर्ष इसलिए उत्पन्न होता है कि लोगों की बेसिक नीड, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। तो उस संघर्ष का समाधान भी तो किया जाना चाहिए। तो संघर्ष का समाधान अगर आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में संघर्ष होता है, तो समाधान सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा या आपके द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले विवाद सुलझाने की प्रक्रिया की जाती है। जी हाँ, संघर्ष समाधान में सबसे पहला क्रम क्या होता है, जो संघर्ष हो रहा है, जो विवाद हो रहा है,
उसको सुलझाने का कार्य किया जाता है ना। इसके बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संघर्षों को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। भाई जैसे दो पार्टियों के बीच में या दो समूहों के बीच में संघर्ष हो रहा है, सबसे पहले प्रशासन का काम, पुलिस का काम या संगठनों का काम होता है कि भाई उन विवाद को सुलझाए। लेकिन जब वो विवाद में पड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या क्या विभिन्न प्रकार के संघर्ष यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। किसी का कुछ विवाद है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। इसके साथ ही साथ संघर्ष समाधान को अगर आप समाप्त करना चाहते हो तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक भेदभाव का अंत किया जाना चाहिए। भाई संघर्ष क्यों होता है? जब लोगों की विचारधारा अलग होती है, जब आर्थिक असमानता होती है, जब राजनीतिक असमानता होती है, जब धार्मिक असमानता होती है, सामाजिक असमानता होती है ना, या सांस्कृतिक असमानता होती है। यहाँ पे आर्थिक में अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष होता है, विवाद होता है ना। राजनीतिक में भाई जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, इनके बीच में आपस में संघर्ष होता है, विवाद होता है। धार्मिक संघर्ष में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें आपस में होता है कि भाई हिंदू धर्म बोलता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म बोलता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हालांकि ऐसा कोई नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा है। धर्म नहीं बोलता कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ चंद इंसान ही अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं। और सामाजिक भेदभाव, भाई समाज में रहने वाले जैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव हो गया, या फिर ऊंच नीच होगी, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गया, SC ST OBC या फिर जनरल हो गया, किसी प्रकार का भी भेदभाव हो सकता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि संघर्ष समाधान क्यों उत्पन्न होता है इसलिए उत्पन्न होता है जब असमानता होती है, जब लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 मिनट में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संघर्ष परिवर्तन। अभी आपने यहाँ पर देखा संघर्ष समाधान, अब हम बात करते हैं संघर्ष परिवर्तन की। भाई संघर्ष परिवर्तन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें शांति और संघर्ष तक की जो यात्रा होती है, भाई संघर्ष परिवर्तन उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस समय पीरियड को कहा जाता है जब शांति और संघर्ष की जो यात्रा होती है, या संघर्ष और शांति की जो यात्रा होती है, उस यात्रा का मूल्यांकन करना, उस यात्रा को समझना, उस पीरियड को समझना। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज़ादी के बाद भारत और चीन का रिलेशन 1961 तक काफ़ी अच्छा था, लेकिन 1961 के बाद ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अशांति वाला क्रिएट हो गया है ना। तो इससे पहले मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि भारत और अमेरिका का रिलेशन 1990-91 तक ख़राब था, आज़ादी के बाद से लेकर 1990-91 तक ख़राब था, पर अब उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले भारत और चीन के बीच में शांति उत्पन्न थी 1961 तक, आज़ादी 1947 से 1961 के बीच तक शांति थी, लेकिन 1961 के बाद अशांति का वातावरण आ गया है, संघर्ष का वातावरण आ गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संघर्ष परिवर्तन में शांति और संघर्ष तक की जो यात्रा होती है, उस सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, उस सब चीज़ों की देख रेख करते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है ना। इसी के साथ साथ हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पहले संघर्ष था अब वहाँ पे शांति है। जैसे भारत और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो पहले संघर्षपूर्ण थे, लेकिन अब वो शांति प्रिय या फिर शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, फ्रेंडशिप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संघर्ष परिवर्तन में शांति और संघर्ष की यात्रा या संघर्ष और शांति तक की यात्रा का मूल्यांकन करते हैं। इसमें एक परिवर्तन होता है कि संघर्ष परिवर्तन, जब आपके संघर्षों के बीच, जब आपके जो विचार होते हैं उनमें जब परिवर्तन होता है, तब उसी को ही संघर्ष परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब शांति है परंतु अभी जैसे आपका कोई एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है आपकी और उसकी, पर कुछ टाइम के बाद आपका वो एनिमी हो जाता है, आपका वो शत्रु बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वो आपका मित्र था, अब वो आपका शत्रु हो चुका है। पहले आपके और उसके बीच में शांति थी, अब वो आपके और उसके बीच में अशांति है, संघर्ष उत्पन्न हुआ है, किसी ना किसी बात पे तो हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक परिवर्तन, जब एक देश या जब एक संगठन, जब
जब लोग अपनी परिवर्तनों के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी नीतियों में चेंज करते हैं, तो अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं, तो उसी को ही संघर्ष परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जब लोगों की नीतियों में, सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, तभी उसे संघर्ष परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जो ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है, तो वो संघर्ष परिवर्तन के नाम से जाना जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें मैं आपके लिए एक चीज़ और लेके आया हूँ। हम आपके लिए 3 प्रकार के कोर्स लेके आए हैं, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स दे दिए जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो तो नोट्स के साथ साथ आपको पूरी बुक की जो वीडियो आने वाली है, 8 से 10 वीडियो, उसको आपको स्ट्रीमिंग दे दिया जाएगा। आप चाहो तो जब मर्जी उसको देख सकते हो। अगर आप एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हो तो पहला दूसरा ऑप्शन तो है ही आपके साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई जाएगी। आप इस बुक से संबंधित कोई भी विषय जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें बता सकते हो। आपके लिए वो वीडियो हम बना के जल्द से जल्द आपको दे सकते हैं, जो सिर्फ आप तक ही होएगी और आपके लिए ही होएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो इससे चैनल का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आपका तो हो ही रहा है। अब हम बात करते हैं संघर्ष परिवर्तन के बाद एक राजनीतिक चिंतन है जॉन पॉल। उसने बताया भाई संघर्ष परिवर्तन का अर्थ, उनके अनुसार संघर्ष परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो जॉन पॉल, जो कि 1998 में उन्होंने संघर्ष परिवर्तन का अर्थ बताया। उन्होंने कहा है कि क्या, कैसे और कहाँ परिवर्तन होता है। संघर्ष परिवर्तन का जॉन पॉल के अनुसार अर्थ क्या है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे और कहाँ परिवर्तन किया जाता है। उनके अनुसार संघर्ष परिवर्तन के लिए 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। भाई संघर्ष परिवर्तन का अर्थ जॉन पॉल के अनुसार किस प्रकार का है। उनका मानना है कि संघर्ष के भावनात्मक व्यक्तिगत परिवर्तन होना चाहिए। भाई जब संघर्ष, भाई लोगों के बीच में अगर जहाँ पे शांति है, अब वो शांति से अशांति की ओर पे बढ़ रहे हैं। जैसे 2 संगठन हैं, या आप और आपका फ्रेंड है, अभी उसमें फ्रेंडशिप अच्छी है, लेकिन अब एक समय ऐसा आ जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के एनिमी हो जाते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर भावनात्मक परिवर्तन आ गया। आपने उसके लिए एनिमी वाली विचारधारा अपनाई, उसने आपके लिए एनिमी वाली विचारधारा अपनाई। इसी प्रकार से संगठनों में होता है और राष्ट्रों के बीच में होता है कि भावनात्मक चेंज हो जाता है। मतलब दूसरे को देखने का तरीका मतलब वो चेंज हो जाता है। तो क्या वो शांति से लेके संघर्ष तक की यात्रा में जो भावनात्मक परिवर्तन हो, या फिर जो संघर्ष से लेके शांति तक की यात्रा में जो भावनात्मक परिवर्तन है, देखने का नज़रिया, सोचने समझने का नज़रिया, वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे व्यक्तिगत परिवर्तन भी आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको आपके फ्रेंड के एग्जाम्पल से बताया। इसके बाद है संचार, बातचीत में परिवर्तन, संचार होएगा। अगर कोई एनिमी से अगर कोई मित्र बन जाता है तो उसके बातचीत करने में परिवर्तन आ जाएगा। भाई अभी वो एनिमी था, जैसे चीन की पहले भारत से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन 1961-62 के बाद वो बॉन्डिंग धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई। तो पहले जो बातचीत होती थी वो अच्छी होती थी, अब बातचीत में थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। इसी प्रकार से पहले अमेरिका और भारत के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी 1991 तक, लेकिन अब भारत और अमेरिका की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। वो क्यों? क्योंकि बातचीत, उस टाइम पे बातचीत करने का तरीका कुछ अलग था, अब बातचीत करने का तरीका कुछ अलग है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो पहले आपके एनिमी थे अब आपके वो फ्रेंड बन चुके हैं। आप उनसे प्यार और इज्जत से बात करते हो और वो भी आपसे। पर जो पहले आपके फ्रेंड थे अब आपके एनिमी हो गए हैं, तो अब आप उनसे जो बातचीत करते हो वो थोड़ा रूड बिहेव में करते हो, थोड़ा एग्रेसिवपन में करते हो, ऐसे वाद विवाद करते हो ताकि संघर्ष और उत्पन्न होए, है ना।
अब यहाँ पे उनका मानना था कि जॉन पॉल का मानना है कि संघर्ष क्यों और संघर्ष कहाँ तथा कैसे होता है। उसका मानना था अगर इन चीज़ों में परिवर्तन हो जाए, इन 4 चीज़ों में परिवर्तन हो जाए तो संघर्ष होना है। जैसे भावनात्मक विचारधारा या व्यक्तिगत परिवर्तन या संचार तथा बातचीत में परिवर्तन। उनका ये भी मानना है कि संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन, अगर किसी की संरचनात्मक स्वरूप में भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पे भी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी जो पार्टी है पहले कहा जाता था कि सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व का ही सोचती है, ऐसा नहीं है। अब उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, अब वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी सोचती है ना। पहले कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ एक आरएसएस के लिए कार्य करती है, परंतु ऐसा नहीं है, ये चंद लोगों की विचारधारा थी। अब वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कार्य करती है। कहा जाता था जो पहले जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम लोगों के हित के लिए कार्य करती है, हिंदुत्व के लिए इतना कार्य नहीं करती, परंतु अब कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी भी हिंदुत्व के लिए कार्य करती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले जो यूएसएसआर जो रूस था वो साम्यवादी था, वो मार्क्सवादी मुल्क, वो साम्यवादी मुल्क पे चलता था, परंतु आज वहाँ पे पूंजीवादी वर्गों का भी हित सोचा जाता है, उनका भला सोचा जाता है। जब विचारधारा तथा संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन होता है तब भी संघर्ष उत्पन्न किया जाता है। जैसे भारत में कुछ लोग ये मानते हैं कि भारतीय जो परंपरा है वो काफ़ी अच्छी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यूरोपियन परंपरा काफ़ी अच्छी है। अगर हम एक परंपरा को लेके बैठते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें दोनों परंपराओं को लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए हम मिक्स होना पड़ेगा। अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। भाई फाइट क्यों होती है, विवाद क्यों होता है बताओ? इसीलिए तो विवाद होता है, फाइट होती है जब सामाजिक विचारधारा अलग होती है, सांस्कृतिक विचारधारा अलग होती है, समाज में लोगों को उनके अधिकार, उनकी ज़रूरतें नहीं मिल पाती। बस समाप्त होने वाला है, ये लास्ट ही पेज है। अब हम बात करते हैं संघर्ष परिवर्तन के 4 आधारभूत कदम क्या है। भाई इनका मानना है कि कोई समस्या है, संघर्ष से निपटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो संघर्ष परिवर्तन के 4 आधारभूत कदम क्या है कि अगर कोई समस्या होती है तो संघर्ष से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। भाई अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है, विवाद हुआ है, तो उसको सोल्व करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए, उस समस्या को उस संघर्ष से निपटने के लिए। ठीक है जी। इसमें सेकंड पॉइंट है कि संघर्ष के मूल कारणों की पहचान करना और सामूहिक रूप से सुलझाना। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी संघर्ष उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके मूल कारणों की पहचान करना। भाई सिंपल सी बात है, अगर भारत में कहीं पे विवाद होता है किसी समूह के अंदर, किसी जाति के अंदर या किसी संगठन के अंदर, किसी पार्टी के अंदर, तो पहले कुछ लोग या सरकार मिलकर कार्य करते हैं उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए। बाद में संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ था उसके मूल कारणों की पहचान करती है ना, और उन मूल कारणों को सोल्व करने की कोशिश करती है। थर्ड पॉइंट पे बताया हुआ है कि संघर्ष समूह एक साथ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। भाई जहाँ पे संघर्ष हो रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, तो एक संघर्ष उत्पन्न हुआ था, एक विवाद उत्पन्न हुआ था जो किसान समूह तथा सरकार की विचारधारा के अलग होने के द्वारा हुआ था। तो जब कोई समस्या हुई, कोई समस्या है मतलब कि किसानों की समस्या थी, तो सरकार ने अपने संगठनों से मिलके और उस पर विचार करा, तो सरकार और किसानों ने मिलके उस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करी। ठीक है। उसके बाद संघर्ष के मूल कारणों की पहचान करना और संघर्ष और समूहित रूप में सुलझाना। तो अकेले क्या सरकार के द्वारा उस संघर्ष को सुलझाया गया? बिल्कुल नहीं। सरकार ने किसानों के समूहों को मिलाकर उनसे मीटिंग करके उनको संतुष्ट करके कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, या हम आपके लिए ये कर सकते हैं। जब दोनों ओर से मीटिंग्स हुई है उसके बावजूद ही संघर्ष समाप्त हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं संघर्ष समूह एक साथ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं।
क्या जो किसान सभा थी, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सिर्फ एक राज्य के ही किसान थे? बिल्कुल नहीं। हरियाणा के भी थे, पंजाब के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे और दिल्ली में कहीं और राज्यों के भी किसान थे। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि संघर्ष समूह एक साथ क्या कर सकते हैं? जब समूहों की नीड एक सी होती है, ज़रूरतें एक सी होती हैं, तो वो समूह आके मिल जाते हैं और वो ये आपस में बात करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने लिए उन ज़रूरतों को मांग सके। जैसे आज़ादी से पहले कोई भारत में उग्रवादी विचारधारा था, कोई उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे, कोई नरमपंथी वाले थे, कोई गरमपंथी वाले थे, है ना। तो उन सबका मेन उद्देश्य था कि भारत की आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाना। किसी ने याचना करके, प्रार्थना करके, भूख हड़ताल करके भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश करी, तो किसी ने क्रांतिकारी तरीके से बम फेंक के, गोली मार के, लूटपाट करके आज़ादी दिलाने की कोशिश करी। तो इन दोनों ये समूह अलग अलग है, परंतु इनका मोटिव एक है, इनका उद्देश्य एक है, खुद का स्वराज, अपना खुद की स्वतंत्रता। तो जब दोनों तीनों चारों प्रकार के जो समूह एकजुट होकर अपना एक कार्य करते हैं, अपनी आज़ादी या अपनी ज़रूरतों को पाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को संघर्ष समूह एक साथ क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे क्या, जब ये 3-4 प्रकार के समूह एक साथ जब मिल जाते हैं तो और ये कैसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। शायद अब आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया है। फिर है संघर्ष समाप्त करना और शांति को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है भाई, संघर्ष को किस प्रकार से समाप्त किया जाए और उस शांति को कैसे बढ़ावा देना है, इस प्रकार की चर्चा इसमें की जाती है। अब यहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया संघर्ष परिवर्तन, है ना भाई। इस चैप्टर का नाम ही क्या था? इस चैप्टर का नाम था संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन, संघर्ष प्रबंधन। तो संघर्ष समाधान का मैंने आपको ये बताया है। फिर आया संघर्ष परिवर्तन। संघर्ष परिवर्तन में मैंने आपको ये सब बताया है कि संघर्ष परिवर्तन जॉन पॉल के अनुसार क्या है। अब लास्ट पॉइंट है संघर्ष प्रबंधन, कि भाई संघर्ष प्रबंधन में क्या होता है। संघर्ष प्रबंधन का अर्थ होता है कि संघर्ष को समाप्त करने की जो रणनीति बनाई जाती है, जो प्रक्रिया बनाई जाती है शुरू से लेकर आखिर तक, उसी को ही संघर्ष प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो संघर्ष प्रबंधन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, हम ये पाते हैं कि संघर्ष को कम करने या समाप्त करने की जो रणनीति समूहों के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसमें क्या क्या होता है। एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार ये 3 चरण होते हैं। अगेडो के अनुसार संघर्ष प्रबंधन के 3 चरण हैं। उनका मानना है कि सरकार या समिति या फिर व्यक्तिगत रूप पे ये 3 प्रकार के चरणों में संघर्ष प्रबंधन के द्वारा संघर्ष समाप्त करने की रणनीति बनाई जाती है। पहला है पूर्ण संघर्ष की स्थिति, पूर्ण संघर्ष की स्थिति, मध्य संघर्ष की स्थिति और संघर्ष के पश्चात की स्थिति। भाई यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई है कि संघर्ष शुरू होने से पहले क्या था, संघर्ष जब हो रहा है उस टाइम कैसी कंडीशन है और संघर्ष समाप्त होने के बाद क्या कंडीशन है, उस प्रकार की स्थिति को बताता है। तो संघर्ष पूर्व की स्थिति में क्या है कि तीसरे पक्ष द्वारा विवाद को हल किया जाता है और शिकायतों में वृद्धि तथा निवारण किया जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष अब ऐसा लग रहा है कि भाई अगले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावना है, तो उससे पहले ही अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, किसी और मुल्क के द्वारा या फिर यूएनओ के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच में उस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। या जब समाज को ऐसा लगता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 समूहों के बीच में फाइट शुरू होने वाली है या होने जा रही है, तो किसी तीसरे पक्ष के द्वारा उस विवाद को हल कराने की कोशिश की जाती है। इसी प्रक्रिया को पूर्व संघर्ष की स्थिति के नाम से जाना जाता है। इसमें तो दोनों पक्ष इसमें शिकायत करते हैं
किससे करेंगे? जो सोल्व करने की कोशिश कर रहा है तीसरे पक्ष से, कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा करा या पहले इसने मेरे साथ ऐसा करा। या जब आपके घर का ही एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने भाई के साथ या आप अपनी सिस्टर के साथ जब आपकी फ़ाइट होने वाली होती है तो मम्मी या पापा के द्वारा पहले ही आप दोनों को अलग अलग बैठा दिया जाता है, भाई तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, अब तुम दोनों आपस में एक साथ नहीं बैठोगे, नहीं तो तुम्हारी लड़ाई होगी। तो तीसरे पक्ष मतलब माता पिता के द्वारा पहले तुम्हें हल कर दिया, फिर आप ये बोलते हो नहीं इसने पहले ऐसा करा, फिर वो ये बोलता है कि भाई नहीं इसने पहले ऐसा करा, तो आप दोनों अपनी शिकायतें करते हो। तो तीसरे पक्ष के द्वारा उस शिकायतों का निवारण करने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं मध्यम संघर्ष की स्थिति। मध्यम संघर्ष की स्थिति कौन सी होती है? जब तीसरे पक्ष द्वारा शांति कराने की कोशिश की जाती है, कि आप और आपके भाई या आप और आपकी सिस्टर के बीच में फाइट हो रही है, तो फाइट हो रही है, यहाँ पे पहले में फाइट नहीं हुई थी, शुरू होने वाली थी, इसमें फाइट हो रही है, मतलब फाइट के बीच में, या जब दो मुल्कों के बीच में जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में फाइट हो रही है अभी, तो अमेरिका के द्वारा या भारत के द्वारा अगर शांति का प्रस्ताव किया जाता है कि भाई दोनों मुल्कों से शांति बनाए रखने की कल्पना की जाती है कि भाई आप दोनों मुल्क शांति को बनाए रखिए, एक दूसरे पे वार और प्रतिवाद मत कीजिए, तो इस प्रकार में तीसरे पक्ष के द्वारा शांति की स्थिति कायम करने की कोशिश की जाती है। शायद अब आपको ये समझ में आ गया है। इसी के साथ साथ शत्रुता को समाप्त करने, भाई तीसरा पक्ष यहाँ पे ये बोलता है भाई तुम्हारे बीच में फाइट हो रही है तो फाइट को शांत करो, शांति स्थापित करो। अगर शांति स्थापित नहीं होगी तो ये शत्रुता बढ़ती चली जाएगी, जिसमें मानवीय और भौतिक दोनों चीज़ों का नुकसान होएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे शत्रुता की समाप्ति भी की जानी है। भाई जब तीसरा पक्ष जब दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा तो कहीं ना कहीं शत्रुता को थोड़ा थोड़ा कम करवाने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। अब जो अंतिम चरण होता है कि संघर्ष के पश्चात की स्थिति, जब फाइट खत्म हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, तीसरे पक्ष के द्वारा स्थायी शांति की कोशिश की जाती है कि एक काम करो भाई, आप दोनों मिलके एक बॉन्ड सेंड करो, एक चीज़ पे साइन कर दो कि भाई कि आप मेरे इन मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं आपके इन मैटर में नहीं इंटरफेयर करूँगा, और ये जो सीमा है अब से आपकी इतनी और ये मेरी सीमा है ना। तो यहाँ पे तीसरे पक्ष के द्वारा स्थायी शांति मतलब लंबे समय तक टिकने वाली शांति के रूप में कोई भी चीज़ पे हस्ताक्षर या कोई भी ऐसा कानून या ऐसी क्रिया की जाती है। इसके साथ साथ है पीड़ितों को मुआवजे भी दिया जाता है। जब भाई युद्ध हो जाता है कि तो युद्ध के बाद जिन पीड़ितों को जान माल की हानि हुई उसको मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो सरकार के द्वारा या फिर वो तीसरे पक्ष के द्वारा या फिर वो अन्य किसी मुल्कों के द्वारा। इसमें अब बहुत सिंपल है। इसके बाद है जो भी अपराधियां थे उस संघर्ष में, जिन्होंने अपराध करे हैं, भीषण अपराध करे हैं या जिनके द्वारा ये संघर्ष उत्पन्न हुआ है, उनको दोषी पाए जाने पे कड़ी सजा सुनाई जाती है, अपराधियों को दंड दिया जाता है। बस ये समाप्त होने वाला है, हो गया है समाप्त। अब लास्ट पॉइंट में तो ये था, तो भाई थॉमस द्वारा उन्होंने ये कहा है कि संघर्ष प्रबंधन की 8 रणनीतियां हैं। आपसे ये भी पुट किया जा सकता है क्वेश्चन या शॉर्ट नोट कि थॉमस के द्वारा संघर्ष प्रबंधन की 8 रणनीतियां कौन सी है, या संघर्ष प्रबंधन रणनीति थॉमस के द्वारा कौन सी है। तो थॉमस एक राजनीतिक चिंतन है उनका। उन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित किया सन 2005 में आई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया कि भाई संघर्ष प्रबंधन की रणनीति 8 प्रकार के, जो कि इस प्रकार की है। पहला है नागरिक परामर्श, दूसरा है बैठक सत्र, तीसरा है प्रक्रिया भागीदारी, चौथा है संवेदनशीलता परीक्षण, पांचवा है अगला पॉइंट है आपका स्वयं सेवा। उसके बाद है शिक्षा बहुलवाद। अगला पॉइंट है असफलता और है सहकारी अध्ययन। तो थॉमस महाशय ने बताया गया है कि संघर्ष प्रबंधन रणनीति में 8 प्रकार की चीज़ें जरूरी होती है। अगर कहीं पे संघर्ष होता है तो नागरिक परामर्श आवश्यक है। जैसे जहाँ पे जिस मुल्क में या जिस क्षेत्र में संघर्ष होना है तो उन क्षेत्र के नागरिकों से परामर्श लिया जाए कि भाई आपकी समस्या का सोल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। उन नागरिकों के साथ बैठक सत्र किया जाए, मीटिंग की जाए, ताकि उसको सोल्यूशन किया जा सके।
के साथ साथ आपको यह देखना पड़ेगा संघर्ष समाप्त करने के लिए कि जिन नागरिकों को आपने बुलाया है मीटिंग के लिए, अब भाई जैसे 5,000 इंसान है तो 5,000 लोग थोड़ी ना आएंगे, मतलब 100, 10, 20, 30, 40 लोग ही आएंगे। तो उस मीटिंग में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें नागरिक के सभी समूहों की भागीदारी होनी चाहिए। भाई वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC, ST, OBC, समाज में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। और जो वो मीटिंग होनी चाहिए, संवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पे वो मीटिंग होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये बोला हुआ है कि स्वयं सेवा, मतलब स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी उस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, भाईचारा उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो शिक्षित लोग हैं उनके द्वारा बातचीत ज़्यादा की जानी चाहिए ताकि वो शांति के महत्व को समझ सके, ताकि वो युद्ध से बच सके, ताकि संघर्ष ज़्यादा ना उत्पन्न हो सके। और इसका 7वां पॉइंट है कि अगर ये मीटिंग असफल होती है तो दोनों ओर से संघर्ष बढ़ेगा, दोनों ओर से फाइट बढ़ेगी, दोनों ओर से युद्ध होने की संभावना है। तो इस असफलता से बचने के लिए सहकारी अध्ययन कि भाई अब हमें अगर ये चीज़ होता है तो ये चीज़ करनी वो चाहिए, और ऐसा हुआ तो हमें वैसा करना चाहिए, सहकारी अध्ययन भी होना चाहिए। शायद अब आपको ये समझ में आ गया है कि थॉमस के द्वारा संघर्ष प्रबंधन रणनीतियाँ किस प्रकार हैं। आप चाहो तो इनको अपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन यार कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसी प्रकार से पूरी बुक के ये PDF नोट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको पूरी बुक्स के PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हो तो पूरी बुक की 8 से 10 वीडियो आने वाली है, जिसमें पूरी बुक समाप्त कर दी जाएगी इसी प्रकार से। तो आप स्टैंडर्ड कोर्स के साथ अगर जुड़ते हो तो आपको पूरी बुक के नोट्स के साथ साथ इन वीडियो की स्ट्रीमिंग भी दे दी जाएगी, जो सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है। जी हाँ, केवल आपके लिए। अगर आप एडवांस कोर्स परचेज करते हो या एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हो। आपके क्वेश्चनों का उत्तर हम जल्द से जल्द, और आप अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस वीडियो में या फिर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है इस विषय से संबंधित, तो आप हमें बता सकते हो, और केवल आपके लिए ही वही वीडियो, उस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है काफ़ी आसान शब्दों में लेके आपको दे दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है। और हाँ, आप क्या वो सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 1st to 6th सेमेस्टर के सभी विषयों का, BA प्रोग्राम हो, BCom का हो, हिस्ट्री को, पोल साइंस, HR, भूमंडलीकरण एक्सेट्रा जो भी है, सबके ऊपर इसी प्रकार से वीडियो अब आपको जल्द देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।